हेलो दोस्तों, आइए आज हम सब इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 का पहला चैप्टर प्रोसाइड से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ते हैं। इसके पहले 2 पैराग्राफ तक पढ़ाई हो चुकी है, जिसको 2 अलग अलग पार्ट में इंट्रोडक्शन और 2 पहला और दूसरा पैराग्राफ बना करके हमारे यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71 पर डाल दिया गया है। अब जो है आइए हम सब इसके तीसरे पार्ट में देखते हैं आगे से। तीसरा पैराग्राफ से शुरू करना है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, करे सभ्यता हमारे व्यवहार का वह हिस्सा होता है विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है टू अ मैन, एक आदमी को बताता है टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, तो उनके ड्यूटी यानी उनके कर्तव्य क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और फिर वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे करेंगे, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और फिर ये भी हमें बताता है कि हम नैतिकता को ऑब्जर्व करें, यानी उसका निरीक्षण, गहन निरीक्षण करें, ठीक है। आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग समय पर कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब हमारे जिम्मेवारी, हमारे कर्तव्य जो हैं अलग अलग समय पर क्या होते हैं कि परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हम छोटे बालक होते हैं तो खूब खेलना कूदना, मतलब जो है खूब सोना, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पढ़ना लिखना, माता पिता का आज्ञा मानना, है ना, और बड़े हो जाते हैं, कमाने धमाने लायक हो जाते हैं तो कमाते हैं, खुद खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे रोल जो है अलग अलग समय पर अलग अलग हो जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारी सभ्यता ही तो है जो हमें बताती है कि हमारे कर्तव्य क्या है ना। पॉइंट आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, फिर वो हमें बताती है कि आप उन कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और आप कैसे समझेंगे क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये हमारी सभ्यता ही हमें बताती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड आवर पैशन। लेखक कहते हैं कि जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं मोरालिटी को, यानी नैतिकता को, यानी सही गलत में फ़र्क समझने लगते हैं, तो इज अटेन मास्टरी ओवर माइंड, तो इससे क्या होता है कि हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं, यानी एक तरह से पकड़ बना लेते हैं, नियंत्रण हो जाता है किस चीज़ पर, तो माइंड पर। माइंड मतलब होता है दिमाग, एंड और पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून, यानी एक तरह से देखा जाए तो जोश, और ये जो हो गया आपका होश है। जो आदमी सही और गलत में फ़र्क समझने लगता है, उसको भेदभाव समझ में आने लगता है, वह आदमी अपने जोश और होश दोनों पर काबू पा लेता है। अक्सर आपने देखा है कि लोग जोश में आके होश खो देते हैं। तो लेखक कहता है कि जब आप अपने सिविलाइजेशन से जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, जब आप सही गलत में फ़र्क समझने लगते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं ना कहीं, है ना, आप अपने जोश और होश दोनों पर काबू पा लेते हैं। सो डूइंग, और ऐसा करके वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जान जाते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद नहीं पता है वो कौन है, वो क्यों आए इस धरती में, क्यों आए हैं इस धरती पर, क्यों आए हैं इस दुनिया में, उन्हें ये नहीं पता होता है। किंतु जब आप सही गलत में फ़र्क समझने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर हम उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ते हैं। फिगर है कि द गुजराती इक्वाइवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरात में तो एक कहावत चलता है, ठीक है, कि सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण को ही, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, अच्छे आचरण को ही सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण को ही सभ्यता कहा जाता है। गुजरात में, गुजरात वो जगह जहाँ से महात्मा गांधी आते हैं, कहते हैं हमारे गुजरात में तो ये कहा जाता है कि अगर आपके व्यवहार अच्छे हैं, आपके आचरण अच्छे हैं, तो आप एक सभ्य इंसान हैं, अगर आपके आचरण अच्छे नहीं है तो आप एक असभ्य इंसान है। आगे लिखा कहते इफ दिस डेफिनेशन भी करेक्ट, और यदि यह डेफिनेशन यानी परिभाषा करेक्ट यानी शुद्ध है, सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने भारत के बारे में लिखा है। महात्मा गांधी कह रहे हम तो अपने देश की बड़ाई कर रहे हैं भाई, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे ऐसे कई लेखक हैं जो भारत के नहीं हैं किंतु भारत के बारे में लिखे हैं, ठीक है। तो एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न, ना, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी और से, एंड दिस इज व्हाट इट शुड बी, ठीक है। और लेखक कहते हैं कि जो हमारे देश में है वही होनी चाहिए, ठीक है। लेखक कहते हैं कि हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में खूब प्रशंसा किया है और बताया कि यहाँ के लोग सभ्य होते हैं, तो फिर हमें किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में लेखक कहते हैं कि वी नोटिस दैट, हम लोग ध्यान देंगे तो पाएंगे, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग होता है, मनुष्य का दिमाग होता है, वह एक रेस्टलेस बर्ड की भांति होता है। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, है ना, एक बेचैन चिड़िया के भांति होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स,
जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक का यह चाह रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इस सब के बावजूद वह अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट रह जाता है। क्या मतलब है इसका? तो जैसे आप नोटिस करेंगे कि जब आप घर में हो, आप मान लीजिए कुछ पैसे की आपको नीड है, आपके पिताजी घर पे आते हैं काम धाम करके, कुछ पैसे कमा के आते हैं और आप उनसे मांगते हैं कि पापा हमें 500 रुपीज़ की काम है, दे दीजिए। आपके पिताजी तुरंत 500 रुपये निकाल करके पॉकेट में से आपको दे देते हैं। अब क्या होता है कि अब आपको रिग्रेट होने लगता है कि ओ तेरी, हमारे पापा का मूड बहुत अच्छा था, हो सकता है आज हम इनसे 1000 रुपया भी मांगते तो ये हमें दे देते। यानी आपने जितना मांगा उतना मिल गया। फिर भी देखिए अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 1000 भी मांगते तो चलता। तो लेखक कहते हैं इंसान का दिमाग बेचैन चिड़िया के भांति होता है, जितना ही अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक का यह चाह रहता है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम। लेखक कहते हैं कि देखिए जितना हम अधिक अपने इच्छाओं में लिप्त होंगे, इंडल्ग कह रहा है, क्या कह रहा है? इंडल्ग। इंडल्ग मतलब होता है लिप्त होना। एक होता है लुप्त, मतलब एक होता है लुप्त और एक होता है लिप्त। लुप्त का मतलब गायब हो जाना और लिप्त का मतलब होता है घुल मिल जाना। तो लेखक कह रहा है कि हम जितना ही अपने इच्छाओं में लिप्त होंगे उतना ही ज़्यादा हम अनब्रिडल, अनियंत्रित हो जाएंगे। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इसलिए आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? हमारे लिए एक सीमा बना दिया कि हमें कब किन चीज़ों में लिप्त होना है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया कि पश्चिम देश और हमारे देश की सभ्यता का तुलना की जाती है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ क्या है कि देखिए जैसे मैंने बोला था कि वहाँ जो पश्चिम देश के लोग हैं, शादी विवाह जैसा जो नॉर्म्स होता है इसको ये ज़्यादा मतलब जो है क्या बोलते हैं, जितना हम लोग इसे महत्व देते हैं उतना नहीं देते हैं। जब जिसकी मर्जी होती है वो शादी कर लेते हैं, जब मर्जी तलाक दे लेते हैं। हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है इन सब में। और एक और चीज़ मैंने बोला था आप लोगों को कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके बच्चे पहले होते हैं उनकी शादी बाद में होती है। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ विधिवत नियम बना दिया गया है, लड़की जब 21 साल की होगी तो उसका शादी होगा, लड़का 24 साल का होगा तो उसका शादी होगा। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि हमारे पूर्वजों ने सीमा बना दिया कि हमें कब किन चीज़ों में लिप्त होना है। ठीक है। दे सा दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि खुशियाँ तो सिर्फ एक मन की अवस्था होती है ना। बहुत बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मन की अवस्था है। खुशियाँ यानी आदमी मन से ही सुखी और मन से ही आदमी दुखी होता है। ठीक है। आगे देखिए, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी सिर्फ इस वजह से खुश नहीं रह सकता है क्योंकि वह धनी है, और दुखी नहीं हो सकता है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जो रिच यानी धनी वर्ग के लोग होते हैं वो लोग अनहैप्पी यानी दुखी होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब जो लोग होते हैं वो लोग सुखी होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर गरीब पैदा होते हैं और गरीबी में ही जीते मरते हैं, और एक दिन उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है। हमने देखा है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और ये सब को देखकर, ये जानकर, आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, डिसीव्ड मतलब विपरीत सलाह देना। हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि हमें विपरीत सलाह दिया। उन्होंने कहा कि आपको लग्जरी से दूर रहना है, प्लेजर से दूर रहना है, यानी कि विलासिता की ज़िंदगी से आपको दूर रहना है। ठीक है। आनंद के जीवन से आपको दूर रखना है। यानी कि वो चाहते थे कि हम विलासिता और आनंद के जीवन में, है ना, या भोग विलास के जीवन में लिप्त ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमें इनसे दूर रखा। लग्जरी का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लग्जरियस लाइफ। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से मार्केट जाना, मतलब आप अपने घर से मार्केट जाना चाहते हैं, तो उस क्रम में क्या है कि आपके घर पे साइकिल भी है, आपके घर पे मोटरसाइकिल भी है, और आपके घर पे बाइक भी, सॉरी, कार भी है। तो आप समझिए कि आपका लाइफ लग्जरियस है। ठीक है। तो आपके पास एक से ज़्यादा विकल्प मौजूद है, वो भी एक से बढ़कर एक, यानी एडवांस। तो इसी को हम लोग विलासिता का जीवन कहते हैं। ठीक है। आइए देखिए, वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ। ठीक है। हम लोग उसी प्रकार के
प्लाउ से, प्लाउ मतलब हल होता है, मैनेज किए हैं, जैसा कि एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले जिस हल से हमारे पूर्वज खेतों में काम किया करते थे, हम लोग उसी हल से काम करना पसंद किए। ठीक है, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और फिर हम उसी प्रकार के झोपड़ी में रहना पसंद किए, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्व के समय में, पहले के समय में, फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, है ना, पूर्व के समय में जो था हम लोग उसी प्रकार के झोपड़ी में रहना पसंद किए। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन, और हमारी जो घरेलू शिक्षा दीक्षा रिमेन्स द सेम एज बिफोर, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आज से पहले हुआ करती थी। हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, आज अच्छे आचरण सिखाते हैं और बोलते हैं जो बड़े हैं, है ना, हमें जो है उनका कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जो हमारे उम्र के हैं हम उनसे मिलजुल करके रहें, और जो हमसे छोटे हम उनसे प्रेम करें। तो हम ये शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को पहले से ही देते आते रहे और अभी भी देते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग, और लेखक कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम यानी कोई व्यवस्था नहीं था जो जीवन क्षयकारी हो, लाइफ कोडिंग, है ना, जीवन क्षयकारी होके, एंड कंपटीशन, ना ही हम ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा किसी से करते थे जिससे हमारे जीवन का क्षय। इज फॉलोड हिज ओन ओकेप्शन, हर एक आदमी ने अपने अपने ओकेप्शन यानी कि व्यवसाय धंधा जो होता है, ठीक है, ओकेप्शन मतलब धंधा होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, अपने अपने व्यापार अपने अपने धंधे को फॉलो किया। ठीक है, जैसे देखिए आपने प्राचीन समय में भारत में जो है आप जाति व्यवस्था का बात सुने होंगे, वर्ण व्यवस्था का बात सुने होंगे, तो वर्ण व्यवस्था के तहत 4 जातियाँ बताई जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन किंतु आज के समय में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई लोग हैं कई जातियों में विभाजित हैं। तो ये ऐसे कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखा गया है कि कुछ लोग प्रमुख कार्यों से जुड़े रहे और उसी के आधार पर उनके जाति का नाम दे दिया गया। लोहा लकड़ का काम करने वाले लोहार, ठीक है, सोना चांदी का काम करने वाले सोनार, खाना पकाने वाले हलवाई, मिठाई बनाने वाले हलवाई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई जाति के लोग थे जो अपना अपना धंधा अपना अपना व्यापार करते रहे एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और नियमित रूप से अपना वेजे मजदूरी जो है वो कमाते रहे और जिंदगी चलाते रहे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार, है ना, आविष्कार करने नहीं आता था। बट आवर फोरफादर्स, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर का पर्यायवाची शब्द है, हमारे जो पूर्वज थे, न्यू दैट, वो जानते थे, ठीक है, न्यू दैट, वो जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट, यदि हम सब अपना दिल, है ना, इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, यदि हम अपना दिल दिमाग ना ये सब लगा देंगे, ऐसी चीज़ों में जब लगाएंगे, ठीक है, यानी इन सब चीज़ों के पीछे जब भागेंगे, वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो क्या होगा कि हम सब स्लेव बन जाएंगे। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। स्लेव का अर्थ क्या है? गुलाम। तो इसका अर्थ ये है कि हम सब गुलाम बन जाएंगे, है ना, और कर है कि लूज आवर मोरल फाइबर, हम अपने नैतिक चरित्र को गवा देंगे। क्या मतलब है इसका? तो कहने का अर्थ ये है कि लेखक समझाना चाहते हैं कि यदि हम मशीन के पीछे भागते हैं तो क्या होगा क्या कि हम सब कहीं ना कहीं मशीन के गुलाम बन जाएंगे और हम अपनी नैतिकता गवा देंगे। जैसे आप इसे एक छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं कि आजकल के लोग जो है मोबाइल फ़ोन पे बहुत व्यस्त रहते हैं। घर में बेटा या बेटी वो मोबाइल फ़ोन पे अपना जो है किसी कार्य में लगा हुआ है, इंटरटेनमेंट के वजह से उनके पिता या माता उनसे कोई काम करने के लिए कह दे तो वो लोग क्या करते हैं, उसे अनसुना कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, टाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने माता पिता के आदेश का अवहेलना करते हैं, एक तरह से क्या हम अपनी नैतिकता को गंवा रहे हैं। और स्लेव की बात अगर की जाए तो ऐसा आप ये भी नोटिस करेंगे कि इंसान आज अपनी फिक्र उतना नहीं करता है जितना फिक्र आजकल मशीन का करता है, ठीक है। मशीन का जितना फिक्र करता है उसे नहीं होती है। खुद धूप में तपेगा, खेलेगा, कूदेगा, भागेगा, ठीक है, खुद बारिश में भीगेगा, लेकिन अगर उसके पास एक बाइक हो, एक कार हो, तो उसे ना बारिश में भीगने देता है ना धूप में तपने देता है ना। यानी कि जो है एक तरह से हम ऐसे सेवा करते हैं अपने गाड़ी घोड़ा का कि मतलब पूछिए मत, जैसे नौकर अपने मालिक का करता है। लेखक कहते हैं कि मशीनरी के गुलाम हो जाएंगे हम लोग और अपने नैतिकता को गवा देंगे, जो प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में ये देखने को भी मिलता है। आजकल इसका परिणाम आ रहा है। दे आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, तो बड़ी सोच विचार के बाद, विचार विमर्श करने के बाद ना, विचार विमर्श, डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श होता है। डिसाइडेड दैट, उन लोगों ने तय किया
वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट। हम लोग सिर्फ वही काम करेंगे, ठीक है, या ऐसे ही काम करेंगे जिस काम को हम अपने हाथ पांव के सहायता से कर सके। मैंने अपना हाथ पांव चला के उस काम को कर ले, है ना। इस वजह से जो है उन्होंने तय किया कि हम लोग ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि हम, या फिर उस प्रकार से ही काम को करेंगे जिस प्रकार हम अपने काम को करते समय अपने हाथ पांव का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। मशीनी युग में अधिकांश लोग क्या करते हैं कि मशीन के सहायता से ही अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम काम अपने से ही करें अपना, जिसमें हमारे हाथ पांव यानी शरीर का पूरा इस्तेमाल होकर, भरपूर इस्तेमाल होके। दे सा दैट, उन्होंने देखा कि, उन्होंने महसूस किया आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी ज़िंदगी की जो वास्तविक खुशियाँ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, एंड द हेल्थ, फिर हमारा जो अपना स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट है। उनका मानना था कि हमारा वास्तविक स्वास्थ्य हमारे हाथ पांव के, है ना, इस्तेमाल में, वो भी प्रॉपर उचित प्रयोग में है, ठीक है, यानी अधिक से अधिक हम उसका प्रयोग करेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बस समझे, हमारा हेल्थ बढ़िया रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और जो है जो खुशी, जो आनंद हमें प्राप्त होगी वह आनंद वास्तविक खुशी होगी। क्या कहता है लेखक, कह रहा है कि रियल हैप्पीनेस होगा, एंड हेल्थ क्या होता है कि हाथ पांव से जब हम इस्तेमाल करते हैं काम करने में तो हमारा हेल्थ बेहतर होता है, और जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो एक तरह से आप देखेंगे लेखक जो है कहीं ना कहीं प्रीफर करते हैं कि हमारे पूर्वज लोग जो है हाथ पांव के इस्तेमाल से काम कर लेते थे और वो स्वस्थ भी रहते थे, और उससे बड़ा धन कोई नहीं है। आगे देखेंगे, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज, ठीक है, वेयर अस देयर, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये भी देखा कि जो लार्ज सिटी हैं, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, बड़े बड़े जो शहर हैं वो स्नेयर के भांति हैं। स्नेयर का अर्थ होता है जाल, है ना, वह एक जाल के भांति हैं, एंड यूजलेस इनकम्ब्रेस, एक प्रकार से बोझ के भांति हैं, ठीक है, किस चीज़ के भांति हैं, बोझ, है ना, इनकम्ब्रेस, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उनका मानना था कि जो पीपल यानी कि जो लोग हैं ना, वो क्या है कि हैप्पी नहीं होंगे। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, यानी कि जो लोग शहर में रहते हैं, है ना, वे खुश नहीं होते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, उनका ये भी मानना था कि जो शहर होता है, शहरों में गैंग होता है, गैंग का मतलब गिरोह, झुंड, है ना, झुंड होता है, किस चीज़ का भाई, द थीव्स। थीव्स का अर्थ होता है चोर, थीव का अर्थ क्या होता है, चोर, ये बहुवचन में लिखा हुआ, थीव का बहुवचन है, यानी कि लेखक का मानना है कि वहाँ पर ढेर सारे चोर होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है रॉबर्स, ठीक है, रॉबर्स मतलब होता है डकैत, वहाँ पर ढेर सारे डकैत होते हैं, एंड वॉइस पोलरिसिंग, और ऐसी अनेक बुराइयां होती हैं जो शहरों में फैली रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं, सॉरी, प्रोस्टिट्यूशन शब्द सुन के छूट गया था। प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ होता है वेश्यावृत्ति, वे लोग जो जिस्म का धंधा करती हैं, ठीक है, तो वेश्यावृत्ति, डकैत और थीव्स, चोर, है ना, बहुत प्रकार की बुराइयां वहाँ पे जो है फैली रहती है। एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और जो पुअर यानी गरीब लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, रॉब मतलब लूट लिया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय रिच मैन, धनी वर्ग के लोगों द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है, उन्हें लूट लिया जाता है। दे वेयर देयरफॉर, ना, देयरफॉर इसलिए, दे वेयर सेटिस्फाइड, हमारे जो पूर्वज थे वो संतुष्ट थे विथ स्मॉल विलेजेस, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में इतनी प्रकार की बुराइयां थी कि उन बुराइयों से हमारे पूर्वज आहत थे, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि वो बड़े बड़े शहर में रहे, इसलिए वो छोटे छोटे गांव में ही रह लेते थे, क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों का गिरोह नहीं होता था, चोर, डकैत, उचक्के, ये वेश्यावृत्ति जैसे अनेकों बुराइयां जो शहरों में फैली हैं, ये बुराइयां उस गांव में, है ना, उन समय गांव में नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे गांव से वे लोग संतुष्ट रहते थे, बड़े बड़े शहरों के प्रति उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी। दे सा दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड, ठीक है, दे सा उन्होंने देखा, महसूस किया, क्या चीज़, कि किंग मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है, और स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार। तो उन्होंने देखा कि जो राजा महाराजा होते हैं और जो तलवार उनका होता है, राजा का जो तलवार होता है, वे आर इनफेरियर, है ना, वो इनफेरियर थे। इनफेरियर का मतलब होता है निम्न स्तर का, इनफेरियर का अर्थ क्या है, निम्न स्तर का। कह रहे हैं कि वो निम्न स्तर के थे, ठीक है, कैसे थे, तो निम्न स्तर के थे, किसके तुलना में, तो टू द स्वॉर्ड ऑफ द एथिक,
ठीक है। इथिक मतलब नैतिकता, स्वॉर्ड मतलब तलवार, यानी कि राजा महाराजा और उनके जो तलवार हैं वो निम्न स्तर के होते हैं अगर उनकी तुलना की जाए किस तलवार से, तो नैतिकता की तलवार से। ठीक है, नैतिकता की तलवार क्या बात, वही बात आ जाती है कि सही और गलत में फर्क है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि नैतिकता के तलवार के आगे राजा और उनका तलवार भी फीका पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। एंड therefore they held the sovereignty of the earth to be the inferior to the rishi and फकीर। ठीक है, लेखक कहते हैं और यही वजह है कि जो धरती के संरक्षक हैं, ठीक है, पालक हैं, वो क्या हैं, तो कह रहे हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ऋषि और फकीर से नीचे माने जाते हैं। ठीक है, यानी साधु संत महात्मा जो होते हैं उनको ऊंचा दर्जा दिया गया है, राजा से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रजा राजा के सामने झुककर रहती है उसी प्रकार से साधु संत महात्माओं के समक्ष राजा भी झुक जाते हैं। तो इस प्रकार देखा गया है कि नैतिकता से बड़ा या नैतिकता के तलवार से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। ठीक है, जिस देश का संविधान ऐसा हो, जिस राष्ट्र का संविधान ऐसा हो, ठीक है, इज फिटर टू टीच, वह योग्य है कि वह किसी और को सिखा सके। ठीक है, इज फिटर टू टीच, वह इस योग्य है, काबिल है कि वह किसी और को सिखा सके। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, न कि इसे किसी से सीखने की कोई आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि हमारे राष्ट्र में जो कुछ भी है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है, लेखक का मानना है कि हमें किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम किसी को सिखा सकते हैं। भारत को विश्वगुरु भी कहा जाता है। ठीक है, हमने धर्म, नैतिकता, ठीक है, इन सब का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है। आगे कह रहा है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, जो हमारा राष्ट्र है इसमें कोर्ट मतलब कचहरी है ना। उसके बाद में कह रहा है लॉयर मतलब वकील। ठीक है, तो इस राष्ट्र में कचहरियाँ भी हैं, कोर्ट भी हैं, ठीक है, लॉयर वकील भी है, एंड डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, बट दे ऑल आर विद इन बाउंड्स। लेकिन ये सभी लोग अपने अपने बाउंड का मतलब होता है एक सीमा, बंधन है ना, एक बंधन, एक सीमा के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर, लॉयर, इन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता बोलते हैं। इनके लिए नियम कानून कुछ स्पेशल बनाए गए होते हैं कि कोई भी प्रोफेशनलिस्ट व्यक्ति जो है वो अपने प्रोफेशन में एक लिमिट के अंतर्गत रह के ही काम करेगा, ना कि वो अपने प्रोफेशन का अनुचित लाभ उठाने लगे। ठीक है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। तो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन इन सब की क्या है, एक सीमा है। ठीक है, एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सबको पता था कि ये जो पेशा है, प्रोफेशन, ठीक है, ये जो पेशा है वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, वो बहुत बड़ा कोई मतलब जो है पेशा नहीं था। ठीक है, मोर एवर दिस वकील एंड कह रहे हैं कि वैद डिड नॉट रॉब पीपल, जो हालांकि खैर अगर हम बात करें तो ये जो वकील थे और जो वैद थे ये लोगों को नहीं लूटते थे। ठीक है, दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट, लेकिन हाँ इतना जरूर मानते थे कि लोग हम पर निर्भर है ना, आश्रित है। उसके बाद में नॉट देयर मास्टर, इन्हें पता होता था, लोग भी, प्रजा भी जानती थी कि ये लोग जो हैं हमारे मालिक नहीं हैं। ठीक है, ये जरूर है कि हम इन पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, लेकिन ये हमारे मालिक नहीं है, लोगों को अच्छे से पता होता था। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और जस्टिस जो है, जस्टिस मतलब होता है न्याय, टॉलरेबली फेयर का अर्थ है, कह रहा है कि बड़ा ही कम मात्रा में ऐसा देखा गया है कि शहरों में न्याय देखने को मिलता था। यानी न्याय आप जितना गांव में महसूस करेंगे उतना शहर में महसूस नहीं होता है। द ऑर्डिनरी रूल वाज ओवेड कोर्ट्स, ठीक है, और जो साधारण जो नियम होते हैं वो कोर्ट उसे अनदेखा कर देता है। यहाँ आप समझेंगे कि पहले क्या होता था कि सरपंच का बड़ा वैल्यू होता था गांव में, पंच परमेश्वर कहे जाते थे। तो पंच परमेश्वर के सामने जब किसी दो व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ और दोनों व्यक्ति पंच के सामने जब उपस्थित होते थे तो सरपंच को गांव के लोगों के बारे में पता होता था और वो अपने आसपास के दो चार लोगों से जानकारी ले लेते थे और जो है इमोशन को भी ध्यान में रखते हुए न्याय कर लिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे
तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के इमोशन का कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर लिखित आपको एक डॉक्यूमेंट लाना होगा, साक्ष्य प्रूफ लाना होगा, तब जा करके आपका काम बन सकता है। नहीं तो ये जानते हुए भी कि हाँ हम जानते हैं आप निर्दोष है, फिर भी आपको नहीं बरी किया जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है। केस जो आप पे लादी गई है, थोपी गई आरोप जो आपके खिलाफ लगाया गया है वो जारी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे जो है जान पहचान ऐसी चीज़ों का कोई मोल नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि देयर वेयर नो थॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। और बड़े शहरों में ये एक और चीज़ देखा, पहले टॉट्स नहीं हुआ करते थे, यानी दलाल नहीं हुआ करते थे। टॉट का मतलब होता है दलाल, ल्योर का मतलब होता है लालच देना, प्रलोभन देना। तो उस समय ये वाली व्यवस्था भी नहीं थी, वहाँ कोई टॉट कोई दलाल नहीं होता था, कोई प्रलोभन देने का काम उस समय नहीं किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं दिस इविल टू वॉज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। ऐसी बुराइयां जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यानी कि राजधानियों में, है ना, इन एंड अराउंड मतलब या तो में या फिर आसपास, राजधानियों में या उसके आसपास देखी जाती थी। द कॉमन पीपल, जो साधारण लोग होते थे, लिव इंडिपेंडेंटली, वो आत्मनिर्भर होकर के जीते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ओकेप्शन, और क्या करते थे कि इनका जो कृषि का व्यवसाय होता था उस अपने कृषि के व्यवसाय को, है ना, धंधा को वो फॉलो करते थे, मतलब वही कार्य करने में लगे रहते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। और इस प्रकार जो साधारण से साधारण लोग जो गांव में रहते थे वे लोग जो है अपने द्वारा बनाए गए नियम, यहाँ कोर्ट कचहरी या सरकार के द्वारा बनाए गए नियम नहीं, गांव में लोग जो है अपने द्वारा बनाए गए नियम कानून कायदे कानून को फॉलो करते हैं। आप जानते हैं कि शहरों में तरह तरह के नियम होते हैं, कहाँ चलना है, कहाँ खड़ा होना है, क्या करना है, सबका नियम होता है। लेकिन यही बात जब आप गांव में आते हैं तो उतने सारे नियम नहीं होते हैं, लोग अपना कुछ नियम कानून बनाते हैं और अपने तरीके से उसको फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, आज वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही, बाकी जो है शेष जो बचा हुआ है उसको हम लोग अगले जो है पार्ट में पढ़ेंगे। और अंत में पुनः आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैप वर्ल्ड 71 कैप वर्ल्ड 71, है ना, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।